खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। रिपोर्टर्स डायरी में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जो सीधे ग्राउंड जीरो से कवर की गई हों, जो देश की हकीकत बयान करती हैं, जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जिन पर सरकार ध्यान नहीं देती। रिपोर्टर्स डायरी में हम हर खबर की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक सही और सटीक खबर पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। रिपोर्टर्स डायरी में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में कोरोना संकट के बीच 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन समेत दूसरे कर्मचारी शामिल हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी काम ठप पड़ने लगे हैं। आखिर क्या है वो मांगे जिनके लिए स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संकट के समय छत्तीसगढ़ के 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं, जो स्वास्थ्य केंद्रों में काम बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी नियमितीकरण को लेकर मांग कर रहे हैं और इसीलिए हड़ताल पर हैं। हालांकि पहले इन कर्मचारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम किया, मगर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन न मिलने पर नाराज स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। हम काफ़ी वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हमारी मांग को शामिल किया गया था। उन्होंने वादा किया था कि अपने यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो 10 दिन के अंदर हमें नियमितीकरण की सौगात देगी, है ना। और इस कोरोना काल में पिछले 6 माह से हम एक दिन भी बिना अवकाश लिए निरंतर अपना काम कर रहे हैं। हम संविदा कर्मी हैं। यदि इस स्थिति में हम कोरोना से संक्रमित होते हैं, यदि हमारे कोई क्षति होती है, हमारी जान जाती है, तो हमारे पीछे हमारे परिवार का कोई आधार नहीं है, ना ही हमें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। तो हम शासन से एकमात्र हमारा यही शुरू से ही हमारी मांग रही कि हमें नियमितीकरण की सौगात हमें नियमित करें। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार में आने के लिए झूठा आश्वासन दिया था कि सरकार आने पर 10 दिन के भीतर संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन सारे दावे खोखले हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाया है और 24 घंटे में काम पर वापस न आने पर बर्खास्त करने की चेतावनी दी है। आया तो है ऐसा आदेश कार्रवाई करके और बुलाए हैं, जो स्टेट लेवल पर उनके अलग बुलाए हैं, वहाँ पे भेज रहे हैं। और यहाँ पे इसी पर दिन क्या कार्रवाई करें इसमें ऑलरेडी इसमें लोनी ब्लॉक का है, पथरिया ब्लॉक का है और मुंगेली का है, तीनों जगह हैं। अब इसमें तो सब पूरे मुंगेली भर का आ गया। अब इनकी जो मांग है, एक सूत्री मांग है कि इनको जो संविदा है उनको रेगुलर किया जाए, ये मांग है इनकी। और ये मांग तो सरकार ही पूरा कर सकती है, होना नहीं, जो भी है वहाँ सुना। इस बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष समेत 50 से ज्यादा कर्मियों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है और इसके अलावा सभी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर हड़ताली कर्मियों में भी काफी आक्रोश है और सभी 13,000 कर्मचारी सरकार को अब सामूहिक इस्तीफा सौंपने की तैयारी में है। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं मुंगेली में स्वास्थ्य कर्मियों के इस्तीफे के बाद संकट खड़ा हो गया है। यहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर लगातार शासन प्रशासन तक वो अपनी मांग पहुंचाते रहे, लेकिन शासन प्रशासन के जिद रवैये के कारण अब स्वास्थ्य कर्मी अपना इस्तीफा दे दिए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के इस्तीफा के बाद यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरासी गई है। मनमोहन नेता, जनतंत्र टीवी, मुंगेली। और रिपोर्टर्स डायरी में अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में ब्याज माफियाओं का ऐसा आतंक मचा हुआ है कि अब तक कई परिवार तबाह हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इन माफियाओं पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। यही कारण है कि ये माफिया फल फूल रहे हैं
और आम जनता पिस रही है। ऐसे ही कुछ लोगों ने अपनी पीड़ा जनतंत्र टीवी को बताई तो सामने आया कि किस तरह ये ब्याज माफियाओं का खेल चलता है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। राजस्थान की धरती पर इन दिनों पनप रहे हैं ब्याज माफिया। पहले तो लोगों की जरूरत को देखते हुए उन्हें ब्याज पर रुपए देते हैं। इसके बाद लोगों से ये चेक और स्टाम्प लेते हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है इन लोगों का असली खेल। लोगों को धमकाया जाता है, पैसे नहीं देने पर उन्हें इतना परेशान किया जाता है कि मरने के सिवाय उन लोगों के पास कोई और चारा ही नहीं बचता। जो लोग इन साहूकारों के कारण मौत को गले लगा चुके हैं, उनके परिजन न्याय की आस लगा रहे हैं। क्या कहना है परिजनों का, सुनिए। 5 लाख रुपए उधार लिए थे और उसको ब्याज कम से कम 8 लाख रुपए कम से कम ब्याज सही तो 8 लाख रुपए ज़्यादा का पेमेंट कर चुका है। और उसको जैसे मैं ब्याज देता हूँ तो कभी वो 15 दिन से ब्याज लगा के पैसे जोड़ता है, कभी 10 दिन से ब्याज लगा के जोड़ता है, कभी 3 महीने से ब्याज लगाता है। ऐसे करके उसने उस 5 लाख के 13-14 लाख रुपए तो अभी कर रखे हैं और मैंने उसको 8 लाख रुपए ज़्यादा दे चुका। उसके बाद में मेरे चेक पड़े हुए हैं तो वो चेक को एकदम की देता है बार-बार। मेरे भाई की हुई थी 2014 की बात है और मेरी माँ आज भी इंतज़ार करती है कि वही मेरा बेटा कि ऐसे कैसे बात हो गई, क्या बात हो गई, आज भी रोती है। और ये ब्याज माफिया जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब कानून से साठ-गांठ करके लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं और उनके मेहनत की कमाई हड़प करने में लगे रहते हैं। बीते दिनों जयपुर में एक परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में ब्याज माफियाओं से परेशान होने की बात भी लिखी थी। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं जन समस्या निवारण मंच के अध्यक्ष सूरज सोनी ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर इन माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। ब्याज माफिया है ये धीरे धीरे पूरे शहर के अंदर अपना मकर जाल फैला रहा है और मैं समझता हूं कि ऐसा जो कोरोना का दौर चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, इसमें व्यापारी आशंकित है, आतंकित है। सरकार को इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और ब्याज माफिया का जो रैकेट है इसको तुरंत प्रभाव से नेस्तनाबूद करना चाहिए। हमने ऐसी मांग रखी है। इस तरह से ब्याज माफियाओं के पनपने के मामले में जब वकीलों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि राजस्थान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ऐसे ब्याज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान है, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। 1963 के अधीन कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस प्राप्त किए ब्याज पर पैसे देने का काम नहीं कर सकता। साथ ही किसी भी मामले में 1 रुपया सैकड़ा से अधिक का ब्याज नहीं लिया जा सकता तथा ब्याज की कुल राशि मूल राशि से अधिक नहीं हो सकती। ब्याज पर पैसा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिनके पास मनी लेंडर्स एक्ट का लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का, धमकी देने का, धोखाधड़ी करने का, वो फर्जी दस्तावेज बनाने का मुकदमा दर्ज करे तो इस मामले पर रोक लग सकती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कब तक इन ब्याज माफियाओं का आतंक यूं ही जारी रहता है या फिर पुलिस ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई करती है। राजस्थान में ब्याज माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि इसके कारण कई परिवार टूट चुके हैं। हमारे इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं ब्याज माफियाओं के कारण। कई लोगों के परिवार के लोग उन्होंने आत्महत्या कर ली तो कुछ अभी तक इन सूद माफियाओं के कारण परेशान हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस अब तक कोई विशेष कार्रवाई इन ब्याज माफियाओं के खिलाफ नहीं कर पा रही है। ये तो महज कुछ लोग थे, इनके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इन ब्याज माफियाओं के कारण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बहुत से ऐसे लोग हमें मिले जो कि बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं थे। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों पर कर पाती है, साथ ही जिन लोगों ने ब्याज माफियाओं के चुंगल में फंसकर अपनी जान दी उन लोगों को न्याय मिल पाता है या नहीं। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में मुख्य मार्ग से लेकर स्टेट और नेशनल हाईवे पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है जो राहगीरों के मुसीबत का सबब बने हुए है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। लेकिन नगर निगम मामले में कार्रवाई की जगह सफाई देता हुआ नजर आता है। रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश के कटनी में फिर से आवारा पशुओं का सड़क पर डेरा जमा हुआ है, जिसके कारण वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके यातायात पुलिस और नगर पालिका प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। दरअसल नगर में बेसहारा मवेशियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बस स्टैंड समेत नगर की मुख्य सड़कों पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से बेसहारा मवेशी रात में भी सड़कों पर बैठे रहते हैं। इससे वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। हमारा जानवरों के बैठने से हम लोगों को ये परेशानी होती है कि आए दिन यहाँ पर रोड में एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ी वाले स्पीड से जाते हैं और मवेशी उठ के खड़े हो जाते, दौड़ लगाते, उतने में क्या एक्सीडेंट हो जाते हैं। और नगर निगम की हाका गंज इस तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पा रही है और वो सिर्फ दिखावे के लिए जो है सब जो है सुबह से चलता रहता है कि डंडा लेकर के 2-4 लड़के दौड़ते हैं, मगर इस पर कोई विशेष प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मामले में जिम्मेदारों से कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। हालांकि बीते दिनों कलेक्टर ने पशु मालिकों को मवेशियों के खुला न छोड़ने के आदेश जारी किए थे और नियमों का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन अब तक न तो पशु मालिकों ने इसे तवज्जो दी है और न ही आदेश का पालन करवाने वाले जिम्मेदार विभाग नगर निगम ने, जिसकी वजह से आलम यह है कि शहर की मुख्य सड़कों के अलावा नेशनल हाईवे तक मवेशियों का जमावड़ा है। यहाँ पे आवारा मवेशियों का जमघट लगा रहता है। हम लोग को यहाँ पे कई बार हटाना पड़ता है, मवेशियों को एक्सीडेंट होते हैं, कई बार घटनाएं घट चुकी हैं और दिन भर यहाँ पे मवेशी लोग घूमते रहते हैं, ट्रैफिक बाधित होता है, जाम लगता है यहाँ पे और उनको कई बार भगाने पे वापस आके बैठ जाते हैं, कई सारी दिक्कतें आती हैं। नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है यहाँ पे? नगर निगम द्वारा कभी कभी आया जाता है, हटाया जाता है, लेकिन फिर भी एक स्थायी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। सड़कों पर डेरा जमाए ये मवेशी कभी कभार सड़कों पर ही भिड़ जाते हैं, जिस वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, कई बार इन मवेशियों के चलते कई राहगीरों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। वहीं हमने जब मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो वो कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए। हमारे द्वारा पत्राचार किया गया नगर निगम को। नगर निगम की जो हाका गैंग है वो इसके लिए स्पेशल बनी होती है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने स्तर पर जो मवेशी आवारा पशु बैठते हैं वहाँ पर रोड पर, उनके सींगों में रेडियम पट्टी और उनके गलों में रेडियम पट्टी लगाने का हमारे द्वारा किया गया था और निरंतर जारी रहेगा। इन बेसहारा मवेशियों का झुंड बाजार में पहुंचकर सब्जियों को दुकानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, इनकी मौजूदगी के कारण पैदल आवाजाही में भी लोग काफी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब तक इन मवेशियों को पकड़कर गौशाला तक भेजने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं के अभावों में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां आज़ादी के कई साल बीत गए, बावजूद इसके अपनी उपेक्षा और बदहाली कई गांव झेल रहे हैं। आज हम आपको प्रदेश के एक ऐसे ही गांव से रूबरू करवाएंगे जो अपने बदहाली के आंसू रो रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ में बसे गरियाबंद के बुद्धूपारा गांव की है, जो आजादी के बाद से ही विकास के लिए तरस रहा है। 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव ने ना आज तक पक्की सड़क देखी और ना ही बिजली की कोई व्यवस्था देखी। इतना ही नहीं, इस गांव में पीने के पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे सन 1940-45 में यहाँ पे खूब बड़ा बस्ती था और यहाँ से उनको कुछ आर्थिक परेशानी जैसे पानी, सड़क, ऐसे कुछ आर्थिक समस्या होने से ये ज़मीन बाड़ी प्राय सब यहाँ पे अभी भी है, वही लोगों का ज़मीन है, वही लोगों का सब है। और ये लोग अब गंगराजपुर पंचायत के आश्रित गांव चिंगरा भाटा नाम का है, वहाँ पे जाके सब बसे हुए हैं। हाँ, उसी मकान में भी रहते थे और कुछ मकान तो ऐसे ही उजड़ उजड़ी के ख़त्म हो गया और उसी को फिर अब कमा धमा के खा रहे हैं। अभी
कोई नहीं रहते ऐसे तो जो किसान वाले 2-4 बना के वहाँ है, मतलब दिन में रहते हैं और रात को चले आते हैं। हाँ भाई सरकार सुविधा देगा तो क्यों पहल नहीं करेंगे, जाएंगे। हाँ जहाँ रहेंगे सुविधा होगा तो रहेंगे ना। आदिवासी बाहुल्य इस गांव के विकास की कल्पना आप इस बात से कर सकते हैं कि हर साल लगभग 3 से 4 महिलाओं की मौत यहाँ प्रसव पीड़ा से हो जाती है। यहाँ एक कच्चा मार्ग है जो भी बारिश में पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे गांव टापू में तब्दील हो जाता है। वहीं शिक्षा भी इस गांव में आज तक कदम नहीं रख पाई है। उधर बिजली और स्वास्थ्य सुविधा नाम की कोई बात करना यहाँ बेमानी है। आगे बस झोपड़ी में थे और कुछ साधन नहीं था, इस कारण वो इधर इधर भटक गए। और रिकॉर्ड में गांव है नाम, लेकिन कोई सुविधा नहीं होने के कारण नहीं है। अभी यदि सरकार सुविधा देगी, सड़क, पानी, बिजली, तो अभी बस्ती बन जाएगी। हालांकि लोगों ने समस्याओं को लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस गांव में चुनाव के समय ही नेता और प्रशासनिक अधिकारी गाड़ी लेकर आते हैं और चुनाव खत्म होते ही गांव को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इस गांव के लोग रोजगार के अभाव में बाहर जाकर मजदूरी करते हैं और बारिश के दौरान गांव में वापस लौट आते हैं। वहीं जब जिम्मेदारों से इस मुद्दे पर सवाल किया जाता है तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, मैं अनेक विभागों से पता करूंगा कि क्या मूलभूत सुविधा हम लोग वहाँ प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि वापस वहाँ पर बसाहट फिर से शुरू हो सके। तो एक बार मैं अलग अलग विभाग से चर्चा कर लेता हूँ, बिजली विभाग से, फिर जल संसाधन से और पीएचई से, ताकि मूलभूत सुविधाएं अगर वहाँ हो पाएँ तो ही इस प्रकार का लोगों को वहाँ बसाया जा सकता है। तो एक बार चर्चा कर लूँगा मैं दूसरे विभागों से। शासन प्रशासन के बड़े बड़े दावों और वादों की पोल खोलती ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कहीं रोजगार के साधनों का अकाल पड़ा हुआ है तो कहीं भुखमरी की समस्या से लोग बेहाल हैं। लेकिन सरकार के पास इन मुद्दों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। हालांकि ये गांव आज भी उन दिनों के इंतजार में है जब इस गांव की तरफ विकास का रुख होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। रिपोर्ट इस बारे में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।